चलिए आज के क्लास में हम चलेंगे मोटा चारा। पीछे वाले क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट तक यानी ख़त्म कर चुके थे, जो कि आज के क्लास में चलेगा मोटा चारा। और जो ऑनलाइनर क्वेश्चन भी चलेगा आज के क्लास में, जो कि ऑनलाइनर जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत वीवीआई रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटा चारा जिसे कहा जाता है रुक्षांश। मोटा चारा को कहा जाता है रुक्षांश। यह पचने नहीं यानी ये पचते नहीं है। मोटा चारा जो है वो पचते नहीं है, यह रेशेदार होते हैं। कौन? तो मोटा चारा जो होते हैं वह रेशेदार होते हैं। ये पाचन जो ये पचते नहीं है और ये रेशेदार की तरह होते हैं। यह आहारनाल की दीवारों को यानी साफ़ करने का काम कौन करता है? तो मोटा चारा। ये पूछ देता है कभी कभी कि आहारनाल की जो दीवारों को साफ़ करने के काम करता है वो कौन करता है? तो मोटा चारा। आहारनाल के जो दीवारों को साफ़ करने का काम कौन करता है? तो मोटा चारा। यह शरीर में जल को रोक कर भी रखता है। कौन? तो मोटा चारा। शरीर को यानी शरीर में जो जल को रोकने का काम कौन करता है? तो मोटा चारा। ये पूछ देता है, ये कभी पूछ देता है कि आहारनाल में दीवारों को साफ़ करने का काम कौन करता है? तो मोटा चारा हो जाएगा। और शरीर में जल को रोक कर भी कौन रखता है? तो मोटा चारा। मोटा चारा के अंतर्गत एग्जाम्पल के थ्रू यानी साग के डंठल, साग के जो डंटी रहता है ना उसी को कहा जाता है यानी मोटा चारा। उसको जब आप साग को इसलिए कहा जाता है खाने के लिए क्योंकि जब साग को खाइएगा तो आहार नाल के दीवारों को साफ़ कर देगा और यह यानी जल को रोक कर भी रखता है। कौन? तो मोटा चारा। वही डंठल को कहा जाता है वृंत। वृंत उसी को कहा जाता है यानी डंठल को। शरीर में यानी विभिन्न पोषक पदार्थ यानी शरीर में कितना परसेंट यानी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं? जल 65% पाया जाता है। कहाँ? तो शरीर में जल 65%, वसा 16%। ये सब पढ़ा चुके हैं कि वसा जो 16% पाया जाता है, प्रोटीन भी 15% पाया जाता है, खनिज 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%। ये सब पढ़ा चुके हैं अभी जस्ट यानी पीछे वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं ये सब। और महिलाओं में ये जो वसा ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में वसा के कारण ही वो ज़्यादा सुंदर दिखती है और यानी महिला लोग ज़्यादा यानी मोटी की तरह होती है मगर हल्का होती है, मोटी होती है मगर हल्का होती है। कौन? तो महिला लोग। चलिए जल कितना हो गया? जल 65%, वसा 16%, प्रोटीन वसा से कम रहता है प्रोटीन, और खनिज हो गया 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%। शरीर में विभिन्न तत्व, शरीर में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? वो तो हो गया विभिन्न जो है पोषक पदार्थ, वो पाया गया पोषक पदार्थ। अगला है यानी तत्व। शरीर में कौन कौन सा तत्व कितना परसेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन हो गया यानी 65%। ऑक्सीजन तत्व में भी यानी 65% और मात्रा मतलब शरीर में पाया जाने वाला यानी 65% ही ऑक्सीजन है। और कार्बन 18.5%। कार्बन कितना परसेंट? 18.5%। और हाइड्रोजन 9.5%। हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 9.5%। और नाइट्रोजन 3.2%। नाइट्रोजन 3.2%। ऐसे याद रखिए कि यही दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, ये ऑक्सीजन हो गया और कार्बन हो गया। आपसे पूछ लेगा कि शरीर में यानी कार्बन का परसेंटेज कितना, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? तो 65%। और पूछ लेगा कि शरीर में कार्बन का कितना परसेंट पाया जाता है? तो 18.5% शरीर में पाया जाता है। कौन? तो कार्बन। और आपसे पूछ लेगा कि शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे कम मात्रा में तो आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे कम मात्रा में पाया जाता है 0.1%। ये पूछता है कि शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। अगला एंजाइम, यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। कौन? तो एंजाइम। एंजाइम जो है वह पचाने की क्रिया में सहायक होता है यानी पाचन करने की क्रिया में कौन सहायक होता है? एंजाइम। यह रासायनिक रूप से जो प्रोटीन होते हैं, आपसे पूछ लेगा कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है। पीछे वाले जब प्रीवियस करवाए थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो उसमें आया था कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या चीज़ है? प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन है, यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। कौन? तो एंजाइम। एंजाइम जो होता है वह पाचन की क्रिया में सहायक होता है। हार्मोन, हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है। कौन? तो हार्मोन। उत्तेजनाओं को कौन यानी नियंत्रित करता है? तो हार्मोन। हमारे शरीर में जो उत्तेजना है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो हार्मोन। हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक। ये पूछता है कि हार्मोन क्या चीज़ है? कौन सा रासायनिक यानी उत्प्रेरक है? तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक। आपसे पूछ लेगा कि हार्मोन क्या चीज़ है? तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। क्या चीज़? तो हार्मोन। क्या चीज़? तो हार्मोन। आपसे पूछ लेगा कि जो लीवर है, लीवर क्या चीज़ काम करता है? तो पित्त निकालने का काम करता है लीवर। और जमा कहाँ करता है? तो पित्ताशय में। आपसे पूछ लेगा कि पित्ताशय में पित्त निकालने के लिए कौन
कौन सा उत्तेजित करता है, कौन उत्तेजित करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन बता चुके हैं। कौन सा हार्मोन, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। पित्ताशय में पित्त निकालने के लिए कौन सा उत्तेजित, कोलेसिस्टोकाइनिन। आपको बताए थे पीछे वाले क्लास में कि अग्नाशय रस निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो सिक्रेटिन हार्मोन। अग्नाशय रस निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो हो जाएगा आपसे सिक्रेटिन हार्मोन। चलिए आगे। ये आपका ट्रिक है, ये याद करने का ट्रिक है। इन जिसके यानी लास्ट में इन रहेगा, जैसे प्रोटीन, यानी प्रोटीन, ये सब क्या चीज़ है, यानी हार्मोन है। जिसके यानी इन रहेगा तो यह हार्मोन हो जाएगा, जबकि आई यानी ये प्रोटीन हो जाएगा। जब इन रहेगा तो पेप्सिन जैसे हो गया, पेप्सिन क्या चीज़ है, प्रोटीन है। जबकि आई एन ई लगा रहेगा लास्ट में, जैसे रेमीन यानी रेनिन। जिसके अंत में आई एन ई लगा रहे वो हार्मोन यानी वो हार्मोन होता है। आई एन ई जैसे रेनिन यह क्या चीज़ है, हार्मोन हो जाएगा। जिसके अंत में ए या सी लगा रहे, ए या सी, जैसे माल्टेज है वो क्या चीज़ है, एंजाइम है। माल्टेज एक एंजाइम है, लेकिन माल्टोज क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है। ये पूछ देता है कि आपसे पूछा कि माल्टोज क्या चीज़ है, तो आपसे क्या चीज़ हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। माल्टेज क्या चीज़ है, तो एंजाइम। जिसके लास्ट में ए या सी लगा हो वह क्या चीज़ है, एंजाइम है। और जिसके लास्ट में आई या नी लगा हो वह क्या चीज़ है, हार्मोन है। जिसके लास्ट में इन लगा हो, जैसे पेप्सिन है क्या चीज़ है, प्रोटीन है। जिसके लास्ट में इन लगा हो वह प्रोटीन, जैसे पेप्सिन प्रोटीन है। आई एन लगा हो तो वह हार्मोन हो जाएगा, जैसे कि रेनिन क्या चीज़ है, हार्मोन हो जाएगा। जबकि जिसके अंत में ए या सी लगा हो, जैसे माल्टेज क्या चीज़ हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। जबकि ओ या सी लगा हो तो वह कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए आगे। अगला आ गया मेटाबॉलिज्म, उपापचय। शरीर के अंदर की समस्त जो अभिक्रिया यानी रिएक्शन होता है, जिससे किसी पदार्थ का संश्लेषण या अपघटन होता है, उस समस्त क्रियाओं को ही कहा जाता है उपापचय। यानी शरीर में जितना भी यानी संश्लेषण या अपघटन की क्रिया अपघटन या संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो होता है उसी को कहा जाता है यानी उपापचय यानी कहा जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उपापचय की क्रिया का एंजाइम और हार्मोन नियंत्रित करता है। आपसे पूछ लेगा कि उपापचय की क्रिया कौन नियंत्रित करता है, तो एंजाइम और हार्मोन। आपसे पूछ लेगा कि मेटाबॉलिज्म जो है, कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी दे देता है हिंदी में, आपको दे देगा मेटाबॉलिज्म जो है वह यानी मेटाबॉलिज्म किसको नियंत्रित करता है, तो एंजाइम और हार्मोन नियंत्रित करता है। किसको, तो मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो एंजाइम और हार्मोन हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो एंजाइम और हार्मोन नियंत्रित करता है। किसको, तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया को। ये पूछता है कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो एंजाइम और हार्मोन। उपापचय जो होता है ना, वो दो प्रकार के पाया जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के पाया जाता है। एगो एनाबॉलिज्म हो गया, एगो कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि तोड़ने का काम करता है एनाबॉलिज्म, जिसे कहा जाता है उपचय। अब कैटाबॉलिज्म का हिंदी होता है अपचय। अपचय का मतलब होता है कि तोड़ना, जबकि उपचय का यानी काम होता है जोड़ना। उपचय का काम जोड़ना, अपचय का काम तोड़ना। पहला चलते हैं एनाबॉलिज्म, जिसे कहा जाता है उपचय। यह छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। कौन, तो एनाबॉलिज्म का काम ये बता चुके हैं कि जोड़ना। यह छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। कौन, तो एनाबॉलिज्म। जैसे कि प्रोटीन निर्माण, जो 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता था, 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता था, वो क्या चीज़ है, कौन सी, उपापचय यानी एनाबॉलिज्म। क्या चीज़ है, एनाबॉलिज्म, जिसे कहा जाता है उपचय। ये उपचय है। उपचय यानी कि ये जोड़ने का काम करता है। जैसे 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ये क्या चीज़ है, एनाबॉलिज्म हो जाएगा। चलिए अगला है अपचय। इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है। ये जो जटिल पदार्थ है इसमें सरल पदार्थों में टूट जाता है। जटिल पदार्थ जो रहता है उसको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। कौन, तो अपचय। जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, इसके दौरान पाचन श्वसन, इसका कहने का मतलब कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में जाता है तो बहुत यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो यही कह रहा है कि अपचय अभिक्रिया उसी को कहा जाता है जो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है।
विटामिन, एंजाइम और हार्मोन सभी उपापचय की नियंत्रित करता है। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन, एंजाइम, हार्मोन कौन सा क्रिया को यानी नियंत्रित करता है, तो उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन जो है वह उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सी क्रिया? यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? तो विटामिन, एंजाइम और हार्मोन यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रित करता है। विटामिन, एंजाइम और हार्मोन यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म कितना प्रकार के पाया गया था? 2 प्रकार के। एगो था एनाबॉलिज्म, एगो था यानी एनाबॉलिज्म एगो कैटाबॉलिज्म था। एनाबॉलिज्म का मतलब था कि जोड़ना और कैटाबॉलिज्म का मतलब था कि तोड़ना। जोड़ने का अर्थ है कि बता चुके हैं कि 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और तोड़ने का मतलब है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन शरीर में जाता है तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसी को कहता है यानी कैटाबॉलिज्म। चलिए आगे चलते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चन में। ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है वह बहुत ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि ये पूछा गया सवाल है। जितना भी एग्ज़ाम यानी पढ़ा है वो सभी में पूछा गया सवाल है ऑनलाइनर क्वेश्चन में। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट जो खेलती है वगैरह, वो एथलीट क्या चीज़ है? यानी एथलीट जो खेलती है उससे किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। जो एथलीट वगैरह खेलती है उसको कार्बोहाइड्रेट जो है देने पर उसको बहुत यानी जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। क्या चीज़ देने पर? कार्बोहाइड्रेट। आपको बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में कितना % पाया जाता है? 1%। कार्बोहाइड्रेट जो है वह शरीर में कितना %? 1% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट देने पर शरीर में बहुत जल्दी यानी बहुत तेज़ी से ऊर्जा मिलती है। क्या चीज़ से? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या चीज़ होता है? तो ग्लूकोज का अपक्षय के कारण ही जो है वह थकान अनुभव होता है। यानी लंबे समय तक, जब आप ज़्यादा समय तक यानी कठोर परिश्रम कीजिएगा, कठोर यानी शारीरिक कार्य करने के पश्चात जो मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है वह किसके कारण? तो ग्लूकोज का अपक्षय। आप ज़्यादा यानी जब कोई यानी शारीरिक कार्य करते हैं तो उसमें यानी ग्लूकोज की कमी आ जाती है। क्या चीज़ की कमी? तो ग्लूकोज की कमी आ जाने के कारण जो आपको थकान अनुभव होने लगता है। क्या चीज़? तो थकान अनुभव होने लगता है। चलिए अगले। रक्त ग्लूकोज के स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे जो है ना, वह जो ब्लड ग्लूकोज है यानी रक्त ग्लूकोज है उसके स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में, यानी प्रति मिलियन में। सीधे रखिए कि प्रति मिलियन में जो है वह रक्त ग्लूकोज के स्तर को यानी व्यक्त किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो है ऊतकों का अध्ययन क्या चीज़ कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से हो जाएगा। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या चीज़ कहा जाता है? तो शरीर को निर्माण करने वाला। कौन? तो प्रोटीन। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो शरीर का निर्माण करने में मदद करता है? तो प्रोटीन हो जाएगा। ये पूछ देता है कि कौन सा है जो शरीर का निर्माण करने में मदद करता है? तो प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या चीज़ है? बता चुके हैं, अभी जस्ट बताए थे कि एंजाइम क्या चीज़ है? तो एक प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज़ी करने में उत्तरदायी कौन सा होता है? तो एंजाइम। एंजाइम आपको बता चुके थे पीछे वाले क्लास में कि एंजाइम जो है वह रासायनिक क्रिया को यानी बढ़ा देता है। एंजाइम वह रासायनिक क्रिया को बढ़ा देता है। कौन? तो एंजाइम। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का। कैप्सूल का जो आवरण है वह किसका बना होता है? स्टार्च का। स्टार्च जिसे कहा जाता है मंड। मंड कहाँ पाया जाता है? तो मंड जो चावल के जो ऊपरी भाग में पाया जाता है वह क्या चीज़ रहता है? मंड रहता है। मंड या बहुत ज़्यादा यानी मंड जो कैप्सूल रहता है, कैप्सूल जो गोली जिसे कहते हैं, कैप्सूल के जो ऊपरी आवरण बना रहता है वह किसका बना रहता है? तो स्टार्च का बना रहता है। शहद का प्रमुख घटक कौन है? तो यानी फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक क्या चीज़ है? फ्रक्टोज। कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सा जो शर्करा है वो तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है यानी प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वह तुरंत में जो ऊर्जा प्रदान करती है, कौन? तो ग्लूकोज। जैसे आप देखिएगा कि क्रिकेट वगैरह में कि क्रिकेट में जो खिलाड़ी वगैरह थक जाता है तो उसको जो है ना ग्लूकोज पिलाया जाता है। तो ग्लूकोज का काम क्या चीज़ है? ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, कौन? तो ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः क्या चीज़ पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। शहद में क्या चीज़ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आपसे पूछ लेगा कि शहद में क्या चीज़ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये पूछता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। एथलीट में जो खेलते हैं उसको यानी तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या चीज़ दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। एथलीट वगैरह जो खेलती है उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण कहाँ होता है? ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजेन में होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण यानी होता है, कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजेन में होता है। ग्लाइकोजेन के रूप में यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वह संग्रह रहता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं यानी दालों से। जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, उसी को कहा जाता है शाकाहारी। शाकाहारी में जो अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? तो दाल से। वो दाल खाते हैं यानी शाकाहारी जो शाकाहारी हैं वे लोग जो दाल खाते हैं उसमें क्या चीज़ पाया जाता है? दाल में तो प्रोटीन पाया जाता है। दालों में क्या चीज़ पाया जाता है? प्रोटीन। ये पूछ देता है कभी कि दाल में क्या चीज़ पाया जाता है? दाल में तो प्रोटीन हो जाएगा। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, ऐसा वह किसके कारण कर पाता है? तो अपने कुबड़ में जमा जो चिकनाई का प्रयोग करके उसके कुबड़ में जो है बसा रहता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। जब ऊँट पानी पीता है ना तो वो अपने कुबड़ में जो है ना पानी को जमा रख लेता है। कुबड़ में जो है बसा पाया जाता है, बसा में ही वह कुबड़ में जो है बसा रहता है यानी कुबड़ के अंदर ही यानी चिकनाई का प्रयोग करके यानी अपने जो है ना कुबड़ के अंदर ही यानी पानी को जमा रखता है, कौन? तो ऊँट वगैरह। ऊँट जो है ना हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम। बता चुके हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पोटेशियम, जबकि न्यूरॉन को यानी जो सोडियम है, सोडियम का क्या चीज़ काम था? तो ये परिवहन का काम करने का यानी बहुत तेज़ी से ये सूचनाओं को यानी भेजने का काम करता है, कौन? तो सोडियम। सोडियम किसमें पाया जाता है? तो न्यूरॉन में पाया जाता है, सोडियम न्यूरॉन में। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण के समन्वय यानी उपास्थि जिसे कहा जाता है यानी उपास्थि या फिर हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम। बता चुके हैं कि हड्डियों में क्या चीज़ पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 के हॉल 2। यह किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम में पाया जाता है। उपास्थियों तथा हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम हो जाएगा। प्रचुरता मात्रा में जो खाद्य प्रोटीन के दो यानी स्रोत कौन है? पहला हो जाएगा सोयाबीन, उसके बाद फिर मूंगफली। आपसे पूछ लेगा कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन जो है वह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या चीज़ पाया जाता है? तो कैल्शियम और यानी पोटेशियम। किस में? तो दूध में। दूध में यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भी पाया जाता है क्या चीज़? तो कैल्शियम और पोटेशियम। किस में? तो दूध में। दूध में कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाएगा। अगला है सीमेंट्स और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? कैल्शियम। सीमेंट नहीं है, ये सीमेंट्स है। सीमेंट्स और अस्थियों दोनों में जो विद्यमान तत्व है वो क्या चीज़ है? तो कैल्शियम हो जाएगा। आपको बता चुके हैं, अभी जस्ट बताए थे कि अस्थियों में जो रहता है वह कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 के हॉल 2। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? लोहा की कमी से। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मरस्मस किसके कारण होता है? मरस्मस यानी मरस्मस जो होता है रोग वो किसके कारण होता है? मरस्मस। बताइए आप सभी लोग बता चुके हैं ये बता चुके हैं कि मरस्मस जो है वह किसके कमी के कारण यानी मरस्मस किसके कमी के कारण होता है? मरस्मस रोग। आप सभी लोग
मरेस्मस किसकी यानी मरेस्मस जो रोग है वह किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से मरेस्मस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से मरेस्मस रोग हो जाएगा। बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से? ब्लड को क्लॉटिंग कौन करता है? तो विटामिन के। बता चुके हैं कि ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है कौन? तो विटामिन के। कौन? तो विटामिन के। ब्लड में क्या चीज़ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % है? औसतन जो है वह ऑक्सीजन का तत्व कितना % है? 65% हो जाएगा। मानव शरीर में 65% हो जाएगा। ये गलत है, 50% नहीं होगा। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % है? सॉरी औसतन यहाँ कह रहा है। औसतन कहेगा तो 50% हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि डायरेक्ट कि मानव शरीर में ऑक्सीजन यानी तत्व का कितना यानी जो मानव शरीर में है वो ऑक्सीजन कितना % है? तो 65%। लेकिन औसतन लगा देगा। औसतन लगा देने के कारण ये 50% हो जाएगा। कितना? तो 50%। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? तो 65%। औसतन नहीं लगाएगा तो 65%, लेकिन औसतन लगा देगा तो 50% हो जाएगा। पालक के जो पत्ते हैं उसमें क्या चीज़ अधिक रहता है? पालक के पत्तों में क्या चीज़ की मात्रा अधिक रहता है? तो हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन कहिए या फिर यानी लोहा कहिए, या फिर लोहा कहिए या फिर हीमोग्लोबिन कहिए। यानी क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या चीज़ पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यानी लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें? तो पालक के पत्तों में लोहा की मात्रा सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। और कहीं अगर जो ये वाला ऑप्शन में नहीं देगा तो आपका हो जाएगा। आप जस्ट पढ़ाएं कि पालक के पत्तों में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। उसी को कहा जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। टाइफाइड में कौन सा यानी अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में बता चुके हैं कि आंत जो है वह प्रभावित होता है। पीछे वाले क्लास में बताए थे कि टाइफाइड में जो है वह आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो दूषित जल या फिर भोजन के सेवन करने से टाइफाइड रोग हो जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। फ्लोरीन को कहा जाता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व। कौन है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कैंसर जनित होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। यानी जो कैंसर होते हैं वह वसा की प्रचुरता के कारण जो गहरे तले होते हैं, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ। इसके कहने का मतलब है गहरे तले यानी गहरे जो, इसका आप सीधे याद रखिए कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में कैंसर जनक जो होते हैं उसका किसकी प्रचुरता होती है? तो वसा की प्रचुरता होती है। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की। किसकी? थी कॉपर की। किस यानी भारी जो है धातु की विषाक्तता यानी कि जिसे कहा जाता है विष, यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो कॉपर की। किसकी? थी कॉपर की। अगर जो कॉपर जो है वो भारी धातु है उसकी विषाक्तता जो है यकृत में सिरोसिस पैदा करती है। यकृत में क्या चीज़ पैदा करती है? तो सिरोसिस हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या चीज़ है? वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में जो है हमारे भोजन में उसी को कहा जाता है यानी आहार कहिए या फिर भोजन कहिए यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या चीज़ है? तो वसा। यानी जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों पाया जाता है। कौन सा ब्लड का थक्का बनाता है? अभी जस्ट बता चुके हैं कि विटामिन के जो है वह ब्लड का थक्का बनाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। कहने का मतलब है कि एंटीबॉडीज के रूप में काम करता है कौन? तो प्रोटीन। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में जो एंटीबॉडीज के रूप में कौन काम करता है? तो प्रोटीन हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण। पीलिया को ही कहा जाता है जॉन्डिस। पीलिया को ही कहा जाता है जॉन्डिस। कहाँ होता है? तो यकृत में। यकृत क्या चीज़ काम करता है? पित्त निकालने का काम करता है कौन? तो यकृत।
यकृत पित्त निकालने का काम करता है। और पित्त कहाँ जमा रहता है? तो पित्ताशय में जाके जमा रहता है पित्त। और पित्ताशय में जमा रहने के कारण पित्ताशय में ही पीलिया रोग हो जाता है। यानी पित्ताशय में ही जो कहा जाता है स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो पाया जाता है, कौन? तो स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो पाया जाता है स्टोन कहाँ? तो पित्ताशय में, इसी को कहा जाता है यानी पीलिया रोग। जब आप पित्ताशय को काट के निकाल दीजिएगा, यानी यकृत के जस्ट नीचे रहता है, उसमें हम जो पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं, बहुत अच्छा से बताए थे, फिगर के माध्यम से समझाए थे आपको पीछे वाले क्लास में। तो जो यकृत के जस्ट नीचे रहता है, कौन? तो पित्ताशय, उसको जब आप काट के निकाल दीजिएगा, क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू जब आपको पथरी हो जाता है तो ऑपरेशन के थ्रू इसको काट कर निकाल दिया जाता है। तो जब इसको आप काट के निकाल दीजिएगा तो वसा का यानी जो पाचन करने में यानी बहुत कठिनाई होगी। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि जो जब किसकी यानी आपसे पूछ लेगा कि यानी वसा का पाचन कौन करता है? तो पित्ताशय हो जाएगा। चलिए इतना ही रहने दीजिए। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अरक्तता। अरक्तता, हीमोग्लोबिन जिसे कहा जाता है लोहा की कमी से भी अरक्तता रोग हो जाता है। किसकी कमी से? लोहा की कमी से भी अरक्तता रोग हो जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे अधिक प्रोटीन महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष के जो बच्चों के लिए जो एक यानी कौन सा यानी ग्लैंड पाया जाता है, आप सभी को बता चुके हैं, बताइएगा आप सभी लोग, कमेंट कीजिए। कौन हो जाएगा? तो थाइमस ग्लैंड हो जाएगा। थाइमस जो ग्लैंड है वो 14 वर्ष से अधिक बच्चों में नहीं पाया जाता है। यानी 14 कभी देगा तो कभी 15 वर्ष के, 14-15 कभी देता है। 14 वर्ष के यानी बच्चों, 14 वर्ष से जो बच्चा यानी अधिक है, 14 वर्ष से अधिक के बच्चों में जो है वह थाइमस ग्लैंड नहीं पाया जाता है। क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का काम रहता है कि प्रोटीन का जो है वह निर्माण करता है। कौन? तो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या चीज़ होता है? तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यानी आँखों में यानी कम जनाना जिसे कहा जाता है, कम यानी झलकना। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या चीज़ होता है? अरक्तता रोग। अरक्तता, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता आ जाती है, यानी पुरुषों में अरक्तता हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। चलिए, कैल्शियम दूध होता है, यानी कैल्शियम दूध यानी क्या चीज़ होता है? प्रोटीन होता है। कैल्शियम दूध क्या चीज़ होता है? प्रोटीन हो जाएगा। कैल्शियम दूध क्या चीज़ होता है? प्रोटीन। यानी दूध में जो होता है वो पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। बहुत बार बता चुके हैं कि दूध का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण हो जाता है। दूध का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, यानी दूध जो है मीठा लगता है खाने में। किसकी उपस्थिति होती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध जो होता है वह मिठास लगता है। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है? जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल को ही कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाने के कारण आपको यानी हार्ट अटैक आ जाता है। आपसे पूछ लेगा कि जो किसकी अधिकता से हार्ट अटैक आता है? तो कोलेस्ट्रॉल की, जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? बता चुके हैं, इसका ट्रिक भी बताए थे। KEDA, वसा में घुलनशील विटामिन KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, वसा में घुलनशील विटामिन। इसी का दे दिया है यानी वैज्ञानिक नाम, इसी का यानी रासायनिक नाम दे दिया है, इसी का दे दिया है रासायनिक नाम। कैल्सीफेरॉल हो गया, कैरोटीन हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन। शरीर की कैलोरी आवश्यकता यानी गर्मी की अपेक्षा। अच्छा, आप सभी लोग ये बताइएगा कि ये किसका है?
तो कैल्सीफेरोल जो है वो कैरोटीन है वो टोकोफेरोल, ये किसका जो है रासायनिक नाम है बताइएगा, आपसे बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको कैल्सीफेरल जो है वो हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल हो जाएगा, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का हो जाएगा आपका टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। और फिलोक्यूनिन होता है विटामिन के का। फिलोक्यूनिन जो होता है वह विटामिन के का होता है। किसका? फिलोक्यूनिन विटामिन के का। चलिए, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। शरीर के जो है वो टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए शरीर की जो कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर की टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए कैलोरी आवश्यक है। यानी आप सभी लोग बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति था, तो 4.2 कैलोरी। जबकि वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा का यानी निर्माण होता था, 9.3 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता था। किससे? तो वसा से। आपसे पूछ लेगा कि वसा से कितना यानी ऊर्जा का निर्माण होता था, कितना यानी ऊर्जा का निर्माण, तो हो जाएगा आपसे 9.3। चलिए, वसा से कितना हो जाएगा, 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे? तो वसा से। चलिए, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, तो ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो है वह किस रूप में संचित रहते हैं, ये पूछ लेता है। यानी जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संचित रहता है, तो स्टार्चों का यानी ग्लूकोज के रूप में। पौधों में जंतुओं यानी पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो है वह किस रूप में संचित रहता है, तो स्टार्च और ग्लूकोज में। किस में? तो स्टार्च और ग्लूकोज में, ग्लूकोज के रूप में रहता है। किस में? तो पौधों में। चलिए, दिल का दौरा किस कारण से होता है, दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा कहने का मतलब कि हार्ट अटैक हो जाता है किसी यानी हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। जब आप हृदय में यानी ब्लड की आपूर्ति यानी कमी हो जाएगा तो दिल का दौरा पड़ेगा। या फिर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण भी दिल का दौरा पड़ता है। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण भी दिल का दौरा पड़ता है। चलिए, अब पूरा हमारा पोषण यानी ख़त्म हो चुका है। अगला क्लास में हम चलेंगे बोन। कैसे चलेंगे? बोन। अगला क्लास में, जो कि बहुत बोन फिगर के माध्यम से चलेगा बहुत अच्छा से। पीछे वाले क्लास में हम टोटल अच्छा से कवर कर चुके हैं। इसका प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे, जो कि किसी दिन करवा देंगे प्रीवियस ईयर, जो कि आरआरबी वगैरह ग्रुप डी वगैरह जितना भी बीएसएससी में पूछा गया सवाल था, बीएसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, आपका बिहार दरोगा हो गया, ये सब में पूछा गया सवाल रहेगा जो प्रीवियस ईयर करवाएंगे वो। चलिए, जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय हिंद, जय भारत। बाकी बात अगले क्लास में देखेंगे।